रिलेटेड हो तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला ट्रिक तो ये हमारे पास में रहेगा। तो कोई भी ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट या पोर्टल अगर बनवाए तो सबसे पहला ट्राई करना यही ग्राफ बना के रखना है। ठीक, तो ये वाला ग्राफ बना के अगर सामने वाले को हम दिखा रहे हैं तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम द प्रोफेशनल। हम जो काम करेंगे ई कॉमर्स वाला मतलब पहले से ही कर चुके हैं, तो फ्लो डायग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे स्टैंडर्ड हम मेंटेनेंस करके चलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो अब अगर देखें तो जो भी ये रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम हमने बना रखा है, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉपिक का नाम है रिडक्स। ठीक, और रिडक्स में भी अगर हम देखें तो दो चीजें हैं। पहला है रिडक्स और दूसरा है रिडक्स टूलकिट। ठीक, और अगर हम आज की डेट की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं रिडक्स टूलकिट। ठीक, रिडक्स का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करते। ठीक, तो अब दिक्कत यहाँ पे कहाँ आती है कि जैसे ही मान लो किसी फैकल्टी के पास आप जाओ या कहीं भी सीखने चले जाओ, तो जैसे ही आप रिडक्स का नाम लोगे आज की डेट में, तो मोस्टली अगर देखें तो डेटा फिल्टर जब हम पढ़ते हैं, ट्यूटोरियल को सर्च आउट करते हैं, तो ऊपर फिल्टर भी यूज करते हैं कि करंट मंथ का डेटा लाओ, करंट ईयर का डेटा लाओ, प्रीवियस ईयर का डेटा लाओ। और जब टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है तो हमें ये कंफर्म पता है कि जो इस करंट ईयर में डेटा आया है वो हमें दिखाओ, क्योंकि पुराना वाला अगर देख रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल पुराना वाला वीडियो अगर हम देख रहे हैं तो हो सकता है लेटेस्ट चीजें उसके पास हो ही ना। ठीक, तो दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराना वाला पढ़ के आ गए, नया वाला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, नया वाला इम्प्लीमेंट हो गया तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज खत्म करने के लिए हम डायरेक्टली पहले रिडक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ठीक, तो गूगल पे जाना है, केवल रिडक्स लिख के एंटर मारना है आपने। तो जैसे रिडक्स लिख के हमने एंटर किया तो हमें मिल गया पहला वेबसाइट, और इसका नाम लिख दो। वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम है reduxjs.org। reduxjs.org। ठीक, टूल किट की अलग है, तो टूल किट की वेबसाइट नीचे से मिल जाएगी, उसको छोड़ देता है। फिलहाल में हमने ये उठा लिया reduxjs.org, ये साइट हमें उठानी है। और इस साइट के पास में जैसे ही हम जाएंगे तो ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, जो इसकी साइट में डेटा पड़ा है केवल उस डेटा के ऊपर फोकस रहना है, उसकी मीनिंग समझनी है। ठीक, और इसके बाद जो भी एग्जांपल मेरे पास में है वो एग्जांपल रिडक्स की पूरी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझा देगा। तो फिर चाहे आप टू डू बनाओ या जो मर्जी है वो बनाओ, सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए तो रिडक्स का मेन डेफिनेशन क्या है, पहले पढ़ लो फिर लिखना है, और इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछा जा रहा है, यही आपको बताना है। ठीक, तो अगर हम बात कर लेते हैं रिडक्स की, तो रिडक्स का बेस डेफिनेशन क्या है कि जेएस लाइब्रेरी। जेएस लाइब्रेरी का मतलब क्या होगा, लाइब्रेरी का मतलब ग्रुप ऑफ फंक्शंस और मेथड्स। कि अगर हमने 2 डिजिट को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा तो फंक्शन है, लेकिन हमने क्या किया, जैसा एक फंक्शन बनाया वैसे ही मैंने 50 फंक्शन और बनाए, और उन 50 फंक्शंस का एक ग्रुप बना दिया तो बन गया मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल आप किसी को अगर दिया तो वो लाइब्रेरी है। ठीक, तो रिडक्स जेएस क्या है, लाइब्रेरी है। और ये करता क्या है, तो फॉर प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, अनुमान, कि पहले से ही पता है। ठीक है, तो पहले से पता होने वाली कहानी क्या है कि मान लो अगर मैं किसी भी फेसबुक में वाले पोर्टल पे चला जाऊं, तो क्या फेसबुक में मेरे को जाने से पहले ही पता है कि अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर अकाउंट है तो लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर लॉगिन कर लिया तो क्या करना पड़ेगा, तो लाइक डिसलाइक कमेंट, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और जो भी लाइक डिसलाइक कमेंट हम कर रहे हैं वो ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि आप चाहे अपने लैपटॉप में रजिस्ट्रेशन करो, चाहे पड़ोसी के लैपटॉप में, और चाहे मोबाइल फोन से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉगिन किया किसी भी डिवाइस पे जाके लॉगिन कर दो, और किसी का पोस्ट अगर हमने लाइक कर दिया तो मेरे को भी लाइक दिखेगा, जिसका लाइक किया उसको भी दिखेगा, उसके दोस्तों को भी लाइक दिखेगा। तो अभी जो डेटा है वो कैसा है, ग्लोबल। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी काम करते हैं वो कैसा है, प्रेडिक्टेबल है, पहले से ही पता है ये होना है। तो उसी चीज को बस खाली हमने डिफाइन करना है, ऐड टू कार्ट, हमें पहले ही पता है कि यहाँ क्लिक किया ऊपर एक आइटम बढ़ेगा। लेकिन ग्लोबल है, मल्टीपल प्रोडक्ट
पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वैल्यू वहीं बढ़ रही है। ठीक, तो ये चीज कैसी है, प्रेडिक्टेबल है। और मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, तो मतलब एक ही पैकेट को ग्लोबली हर एक जगह पे आपको दिखा सकता है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट, तो इसका कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है? कोई रिएक्ट में ऐसा काम किया हो कि डेटा यहाँ रखा हो, जहां मर्जी जाओ वहां प्रिंट करा लो? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक, तो अब अगर देखें तो एक तो दिमाग में आ गया क्या, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। दूसरा अगर देखें तो ये किसकी बात करेगा, स्टेट मैनेजमेंट की बात करेगा। और स्टेट मैनेजमेंट के लिए हुक कौन कौन से पड़े हैं? यूज स्टेट, जो कि सिंगल के लिए काम करता है, और मल्टीपल के लिए रिड्यूसर। तो अगर आपको यूज रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट हुक आता है तो रिडक्स आता है। ठीक, तो रिडक्स का कोड लिखने का पहला पैटर्न, कि रिडक्स मेरे को चाहिए ही नहीं, आपके पास कॉन्टेक्स्ट हुक और यूज रिड्यूसर, ये दोनों चीजों के थ्रू हम ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं। ठीक, बट चेंज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक बार में सिंगल के साथ वो डील करेगा। तो जब ग्लोबल एकदम आइडेंटिफाई होगा तो आपके पास आ जाएगा रिडक्स। तो एक लाइन की डेफिनेशन में 3-4 पॉइंट दिखे, भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई दिख गया, रिड्यूसर दिख गया, ग्लोबल स्टेट क्या होता है उनका आइडिया लग गया, ऐड टू कार्ट में कहाँ वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है ये भी हमारे पास दिख गया। तो ये तो इसका हो गया डेफिनेशन। और इसका जो डेफिनेशन है ये अपने स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। पहला पोर्शन क्या है, प्रेडिक्टेबल। दूसरा सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड था और आईसीआईसी बैंक से पैसे निकाल के ले आए, तो क्या ये सेंट्रलाइज्ड है? आज से कुछ साल पहले चले गए, स्टेट बैंक का एटीएम है तो स्टेट बैंक का एटीएम ही ढूंढना पड़ता था, वहीं से पैसे निकलते थे। तो वो इंडिविजुअल सबका अपना अपना चल रहा था। लेकिन तो सरकार ने कहा जी अब आपका पैसा है, जहां से मर्जी है वहां से निकाल दो। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आ गया सीबीएस, सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए। तो बीच में कुछ छुट्टियां भी शायद पड़ी थी एटीएम वालों की, कभी 8 मान लो 1-2 दिन पैसा नहीं निकलेगा, 24 घंटे 48 घंटे, क्योंकि सीबीएस वाला फंडा चल रहा है, बैंक से निकालना है तो निकाल सकता है। और ये 7-8 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सिस्टम कैसा हो गया, सेंट्रलाइज। तो ये वही बनाने की बात करता है। तो ये क्या करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम बना के देता है। अब इसी के साथ साथ जो कोड है वो डिबग करना आसान है और ये फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो नोट करो अपने पास यहाँ पे, एक तो रिडक्स लिखो और ये डेफिनेशन लिखो, और फिर नीचे ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ का डेटा है, और ये चारों ही पैकेट्स लिखने हैं। सब आधे हथियार घर में छोड़ के आते हो, एक ही क्लास लेते हो कि और भी लेते हो? कोड इसका बहुत छोटा है, टूल किट अगर इंप्लीमेंट करने बैठे 15 मिनट का काम है, बस खाली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
ब्रांच, मल्टीपल ब्रांच, और कहीं पे एडमिशन होगा, पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, सेंट्रलाइज है। बर्गर की ब्रांच अलग-अलग है, काम एक ही है, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट ढेर सारे हैं, किसी भी इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा सीधा कट भी है, तो ये हो गया सेंट्रलाइज। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके बेसिक पॉइंट्स ये कंफर्म है। अब एक ही समझो कि जैसे रिडक्स है, ऐसी एक और है सागा, दोनों की कहानी सेम हो, खाली एक ही पढ़ाई है। ठीक, सागा वाला आपको खुद इंप्लीमेंट करना है जाके, तो उसमें आपको रेडीमेड कोड मिलेगा, और आपके लिए एग्जांपल के तौर पे ये ऐड कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने मेरे को रिपोर्ट किया था, वो ईमेल वाला, जैसी कहानी उसकी है, सेम वही कहानी उसकी है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, काम हो जाता है। लिखना कुछ है ही नहीं, लिखना क्या है कि डिजाइन अपना चेंज कर लो, लॉजिक में क्या चेंज करना है वो चेंज कर लो, बाकी जो बेसिक टाइप की फंक्शनलिटी है वो पूरी की पूरी लिखी लिखाई आपको मिलती है। तो रिडक्स की अगर हम पहली साइड पे जाए, यहाँ पे ये डिसाइड कर लो कि किसी थर्ड पर्सन का हमने सुनना ही नहीं है। ठीक, जो सुनना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का सुनना है। तो अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो इसने मेरे को डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के बाद बोल दिया कि हम 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, और इसके बाद अगर नीचे जाए तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है क्या, दो चीजें और डाल के दी, तो एक तो है रिडक्स, दूसरा क्या है रिएक्ट रिडक्स, और थर्ड क्या है रिडक्स टूलकिट। और तीनों में अगर नीचे देखें तो क्या लिखा है, ये वाला पढ़ लो जो भी चल रहा है, द ऑफिशियल ओपिनेटेड बेटर इंक्लूडेड टूल फॉर इफेक्टिव रिडक्स डेवलपमेंट। तो अभी अगर देखें तो लेटेस्ट ये है और यही यूज हो रहा है, बट इससे पहले जो बेसिक कहानी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखें तो टूल किट ही अडॉप्ट करना है, ये कंफर्म है, और जो कोड अभी लिखेंगे वो हमें लिखना नहीं है, वो खाली समझना है। तो अगर हमने लिखा रिडक्स टूल किट की साइड में अगर जा रहे हैं तो ठीक है, ऊपर अगर देखें नेविगेशन तो भी तुरंत बूटस्ट्रैप की साइड देख के आए, कॉपी पेस्ट ही किया है, डेटा ढूंढना हमें पता लग गया, डॉक्स में जाना है, अंदर जाके डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ डॉक्स या ट्यूटोरियल से रिलेटेड है कोई टैब, ट्यूटोरियल, सीधा ट्यूटोरियल कंपार्टमेंट में जंप कर जाओ, क्लियर। और यहाँ से जाने के बाद में इसकी प्री रिक्विजिट हमें देखनी है। अगर रिएक्ट के साथ जाना है तो यही पे कॉपी में फिर से एक पॉइंट लिखो, रिएक्ट विद रिडक्स टूलकिट प्री, सॉरी रिडक्स रिएक्ट और प्री रिक्विजिट, रिएक्ट विद रिडक्स प्री रिक्विजिट। ठीक, और ये पॉइंट लिख दो, और मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई पॉइंट ना आता हो तो हमसे पूछिएगा। 1 2 3 4 5, बस ये 5 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। HTML CSS आता है, ES15 रिएक्ट सिंटैक्स नहीं है, ES15 क्या है, लेट कॉल चेकिंग डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक, या फैच जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है, ईयर 2015 का। तो ओप्स के स्ट्रक्चर में क्या था, पूरा एक लाइफ साइकिल बनता था, और वो लाइफ साइकिल का जो कोड था वो था बड़ा, तो उसी कोड को छोटा करने के लिए रिएक्ट ने दिया हुक, और हुक का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, यूज स्टेट, जितने भी लिखे सबके आगे पैरेंथेसिस ही लगा है।
और सारे के सारे क्या है, फंक्शन। तो जो काम क्लास के थ्रू किया जाता था वही चीज अगर फंक्शन के थ्रू कर दें तो उसको बोल देते हैं हुक। क्लियर? जेएसएक्स क्या है? जावास्क्रिप्ट combination of HTML and JavaScript। HTML जैसा दिखने वाला कंटेंट JSX कहलाता है। और JSX का मतलब है क्या? कंपोनेंट। ठीक, तो इसके लिए हमने एक वेब कंपोनेंट लिखा था जावास्क्रिप्ट के एंड में, और ये एग्जांपल था, अगर किसी को भी याद है जावास्क्रिप्ट मास्टर गाइड, और हमने ये लिखा था वेब कंपोनेंट। याद है ये? कि जो क्लास का नाम रहेगा वही टैग बन जाएगा। क्लास का नाम क्या है? ड्यूकैट। ड्यूकैट के अंदर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर, सुपर के अंदर कंडीशन, और होगा क्या, जो भी ड्यूकैट नाम का ये है क्लास, इसमें टैग का नाम क्या होगा और उसकी फंक्शनैलिटी कहाँ आएगी। और कॉलिंग अगर देख लें तो, और जो हमने ये लिखा ये HTML का टैग नहीं है, क्या है? कंपोनेंट। ठीक, और इस कॉन्सेप्ट को हम जावास्क्रिप्ट में बोल देते हैं वेब कंपोनेंट। और सेम HTML CSS अगर रिएक्ट के अंदर में लिखा तो उसको बोल देते हैं JSX। क्लियर है? सबसे ज्यादा पूछे वाले क्वेश्चन यही है, हुक की डेफिनेशन, JSX का मतलब। ठीक, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे कंफर्म है, और इसका जो प्री रिक्विजिट है वो हमें पूरा का पूरा पता लग गया। और अब अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो तरीका उठा रहे हैं जो आज की डेट में यूज नहीं होता, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। तो अगर मान लो मेरे को रिडक्स अगर यूज करना है तो रिडक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बिना रिएक्ट के भी यूज कर सकते हो। तो हमने रिडक्स नाम का बना लिया एक फोल्डर, टॉप में गए tmp कोड स्पेस डॉट, अभी खाली ये स्टेप समझना है पूरा। और अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, तो एक न्यू फाइल बनाई और इसका नाम दिया index.js, और यहाँ पे लिख दिया हमने console.log, और डेटा में बोल दिया कि हेलो नोड। और अब ये प्रोग्राम मेरे को रन कराना है लेकिन HTML की फाइल होनी नहीं चाहिए, तो क्या करें? टर्मिनल, टर्मिनल, और टर्मिनल पे अगर चलाया तो डायरेक्ट चला भी सकते हैं, तो चाहिए होगा नोड। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें तो नोड की चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो अगर नोड का कॉन्सेप्ट समझे तो नोड कैसा क्या है, तो नोड खाली जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट तो लिखा जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट और विंडो के जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लिखे जा सकते। ठीक, तो नोड.js का सिंपल सा फंडा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट लिख करके जितनी कहानी थी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे करके जो भी लिखा था वो हट गया पूरा। ब्राउजर में अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म लिखते थे वो भी हटा दो, तो प्रिंट करने के नाम पे खाली एक ही चीज बचा, console.log। और जावास्क्रिप्ट के जितने कोर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बस खाली डॉम और बॉम्ब को रिमूव कर दो तो बन जाता है नोड। ठीक, तो अगर मुझे ये प्रोग्राम नोड के थ्रू रन कराना होता तो रन कराने का तरीका क्या था, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते और यहाँ लिखते नोड, और जो फाइल का नाम है सीधा सीधा वो टाइप कर देते। तो फाइल का नाम क्या था, इंडेक्स, और एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एनवायरनमेंट किसका है, JS का, तो JS एक्सटेंशन ये बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। तो जैसे ही ये कमांड लिख के हम एंटर करेंगे मेरे को आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर? और अगर आप एक्सटेंशन लिखना चाहो तो एक्सटेंशन लिख भी सकते हैं। पहला स्टेप क्लियर है, कंफर्म। लेकिन अब हम चाहते
चाहते हैं कि मुझे किसी JS की फाइल को किसी पैकेज के साथ में बाउंड करना है, तो क्या करें? मेटा डेटा की फाइल बनाए, और मेटा डेटा की फाइल कौन सी है? पैकेज डॉट जेसन। क्लियर? तो अब अगर पैकेज डॉट जेसन अगर मुझे बनाना हो तो कमांड क्या था? npm init -y डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ पूरा बनेगा, एंटर कर लो, डन। फिर क्या करना है इसके बाद? जेसन सर्वर नहीं चाहिए, रिडक्स के साथ डील करना है। तो अब जैसे ही हमने ये चीज बना दी तो हमारे पास ऐप में क्या आ गया? पैकेज डॉट जेसन। अब पैकेज डॉट जेसन के साथ अगर सिंपल इस फाइल को बाउंड किया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो, ये कमांड को हम नीचे लेके जाते हैं। अभी ये तो समझ में आ गया, नोड स्पेस इंडेक्स करके एंटर किया तो कोड रन करके आ गया। लेकिन अगर मुझे सेम रिएक्ट के जैसे अगर इसको रन कराना पड़े तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका कमांड फिर से एक बार डिक्लेयर कर लेंगे। तो देखो, पैकेज डॉट जेसन पे गए, अभी इंस्टॉल हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ क्या किया, कॉमा लगाया। npx के थ्रू अगर रिएक्ट इंस्टॉल करें तो रन कराने का कमांड क्या था? npm स्टार्ट। जैसे ही लिखते थे रिएक्ट की ऐप रन कर जाती थी, वही पैटर्न मुझे यहाँ सेट करने हैं। तो कमांड का नाम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और स्टार्ट पे करना क्या है? तो हमने कहा स्टार्ट पे नोड के पास जाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है? इंडेक्स। अप्लाई किया, इसमें क्यों आएगा? ये कौन चला रहे हाइफन बहुत आएगा। जब कॉन्टिन्यूसली किसी को देखना है तब बोलते हैं हाइफन वॉच, और वो फ्लैग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? केवल हमने लिखा नोड स्पेस इंडेक्स, जो कि टर्मिनल पे डायरेक्ट लिखा था। लेकिन अब इसको अगर पैकेज के साथ रन कराना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे npm और स्टार्ट और एंटर कर लो। जो फोल्डर का नाम रहेगा वही पैकेज का नाम रहेगा। npm में फाइल का नाम रिडक्स, और यहाँ पे लॉग में क्या लिखा? रिडक्स का रन किया, वर्जन कितना है, स्टार्ट किया किस फाइल को, तो नोड इंडेक्स नाम का कमांड चला और रिजल्ट आ गया ये। लेकिन अब अगर बात करें npm रन डेव की, तो वो भी हमने बनाया है, और वो किसमें मिलता है? वाइट में। वैसे ही अगर मुझे अपना अगर बनाना हो तो स्टार्ट की जगह अपना नाम लिख दो आप। तो अगर अपना नाम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया होता तो स्टार्ट हटाया और यहाँ नाम क्या लिख दिया? आप इसी फिलहाल में 12 किलो मैं अपना नाम चिपका देता हूँ। और अब अगर इसको दोबारा रन कराना हो तो कमांड क्या होगा? तो npm, और अब लिखना पड़ेगा रन। अगर अपना लिखा तो अपना, नहीं लिखा तो सीधा स्टार्ट पे रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो अगर अपना नाम लिखा तो npm रन। अभी फोल्डर के नाम से बनाया रिडक्स का, तो जो फोल्डर का नाम होगा वही तो पैकेज का नाम होगा, तो उसका नाम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या 2 बार आपके पास आ रहा है, वो आने को कोई समस्या नहीं है। तो खाली ये समझो कि कमांड हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, यहाँ पे नहीं जाओ, सीधा यहाँ देखो भी लिखा है हमने, यहाँ npm कहाँ डाल दिया, npm को नहीं, ये टर्मिनल फंस रहा है इसलिए वो दिखा रहा है, कैंसिल करके दिखाएंगे, एक ही बार दिखेगा। तो ये इसकी दिक्कत है। ठीक, तो अगर यहाँ करना चाहे तो कस्टम भी अपना कमांड हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों ही ऑप्शन हमें यहाँ अवेलेबल हो गए, और ये हो गए लोकल। लेकिन अब हमें क्या करना है? किसी थर्ड पार्टी पैकेज के साथ काम करना है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करना चाहे, दोबारा ही खोल देता हूँ, ये लैग करता रहेगा, यहाँ पे कुछ का कुछ दिखाएगा cmd। कोई पैकेज अगर इंस्टॉल करना हो तो कमांड क्या है? npm आई और रिडक्स, ये यूज करना चाह रहे हैं तो रिडक्स को उठा के एंटर कर लो, रिडक्स इंस्टॉल्ड।
चेक कर लें। इसका क्या साइज निकाल दो सर, ये भी देख लेता है 283 kg, और इसके अंदर जाएंगे तो वही पैकेज वाली कहानी मिलेगी फिर से। एसआरसी, डिस्ट और आपका लाइसेंस, पैकेज डॉट जेसन और रीडमी डॉट एमडी। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर रिएक्ट में होते तो इंपोर्ट करते हैं और नोड में है तो रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जितना सेटअप अभी ये चला है नोड तक चला सकते हैं इधर चला दो, सारा करना है ये जितना अभी किया है सारा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है। रिडक्स इंस्टॉल करो, इतने स्टेप करने के बाद क्लियर है। चलाने के 3 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो। आप नोड स्पेस इंडेक्स लिख के रन करा दो, सबसे गंदा तरीका। थोड़ा सा ऐप वाइज लिखना पड़े तो पैकेज डॉट जेसन बनाओ, फिर npm स्टार्ट लिख के एंटर मार के रन करो, या npm रन और जो अपना कस्टम नाम लिखा है वो लिख के रन करो। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि लास्ट के 2 पॉइंट हमें कनेक्ट करने हैं। अब इसके बाद में क्या है, जैसे ही मेरे पास रिडक्स इंस्टॉल हुआ तो अब अगर इसे हम यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए हम जाएंगे इंडेक्स पे, और यहाँ पे जो ये डेटा लिखा है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, और इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने ये रिडक्स रिएक्ट में इंस्टॉल किया होता तो इंपोर्ट करने के लिए क्या कोड लिखते हैं। आपको आंसर बताओ या ना बताओ, आपकी मर्जी। लिखेंगे तब आप हाँ बोलोगे, तो क्या लिखेंगे। इंपोर्ट लिख देता हूं मैं, इंपोर्ट टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्स फ्रॉम 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 कहां से उठाना है, डॉट, तो रिडक्स से ही उठाना है, कोई डॉट वॉट नहीं करता। इसके अंदर नहीं लाएंगे ना। ठीक, तो ये कहानी दिमाग में और सेट कर लेते हैं कि जब मैंने पैकेज डॉट जेसन बनाई दिया और अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये करेगा क्या, तो ये सीधा आपकी लाइब्रेरी को उठाने नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगा। अगर नोड मॉड्यूल के अंदर कुछ डेटा लिखा है तो डॉट डॉट स्लैश लगता ही नहीं। ये कब लगता है, जब एसआरसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट लिखो, उनको इंपोर्ट करना हो, एक फोल्डर बाहर रखा है एक अंदर रखा है, तो उस केस में डॉट और डबल डॉट या स्लैश ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। तो अगर मुझे रिएक्ट में इसको इंपोर्ट करना हुआ तो हम ये लाइन लिखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो रिएक्ट हमारे पास है ही नहीं। ठीक, बट नोड के साथ फाइल को रन करा ही है। अब यही काम अगर मुझे नोड से करना पड़े तो उसके लिए मेथड मेरे को बना बनाया मिलता है रिक्वायर्ड, और इस रिक्वायर मेथड के अंदर में रिक्वायर ये मेथड है। अभी जो ऊपर लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसका अपडेट वर्जन मिल गया। रिक्वायर में क्या करना है, जिसको उठाना है उसका नाम लिख दो रिडक्स, और जो इसने उठाया उसको रिटर्न करवा दो सेम रिडक्स नाम के वेरिएबल में। और यहाँ लिख दो जी कॉन्स्ट, नोट कर दो 2 लाइन। ये हो गया किसके लिए, रिएक्ट के लिए, और ये हो गया सीधा नोड के लिए। तो अगर नोड की कोई ऐप बनाई तो उसमें रिक्वायर करने का तरीका ये है, और जब नोड पढ़ोगे तो रिक्वायर का मेथड प्रॉपर पढ़ने को मिलेगा। और इसको इसके लिए काम कर दो, लैपटॉप पे ना लिखो, कॉपी भी लिखो।
नहीं, क्योंकि है क्या, जो भी ये कोड बनेगा मेरे पास भी लिखा लिखा है। आप तुरंत बोलोगे कोड चाहिए, मैं खाली एक लिंक कॉपी करके पेस्ट मारूंगा, ग्रुप पे पूरा कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर मीनिंग समझ में आ गया एक बार तो फिर दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़नी। सर ये जो रिक्वायर लिखते हैं नोड में, ये नोड का पार्ट है। और किसी दूसरी सर्वर साइड लैंग्वेज में अगर चले जाए तो वहां पे भी ये चीज लिखने के लिए आपको रिक्वायर नाम का ही मेथड मिलता है। जैसे कुछ अदर लैंग्वेजेस में जाएंगे तो इसकी जगह ऑप्शन में जो चीजें सुनाई पड़ सकती हैं वो सुनाई पड़ सकती है, जैसे कि इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड ऐड करने के लिए। तो क्या ऐड करना है? किसी फाइल को ऐड करना है। तो HTML में यही काम करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट, एम्बेड और आईफ्रेम। किसी दूसरे का डेटा उठा के लाए उस पेज में लेके चले आ जाए। और जावास्क्रिप्ट में वही चीज लिखने के लिए आ जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और नोड के पास में चले गए तो मिला रिक्वायर। ठीक ऐसी एक लैंग्वेज आती है PHP। तो अगर PHP के पास हम चले जाए तो वहां पे दो मेथड मिलते हैं, इंक्लूड वंस, एक सिंगल पैकेट ये, रिक्वायर वंस दूसरा पैकेट ये। तो PHP लैंग्वेज में यही काम करने के लिए चार मेथड मिल जाता है। ये रिक्वायर कहाँ यूज होता है? फॉर्म में जो इनपुट टाइप का फॉर्म बनाते हैं उसे फिल करवाना ही करवाना है तो आगे लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड अलग है, रिक्वायर अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नोड के साथ में अगर ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर। अब अगर इसको हमने पूरा रिक्वायर किया तो ये तो पूरा का पूरा एक बंडल है। और बंडल का मतलब बोल सकता हूँ ये एक क्लास है। और क्लास के अंडर में मेथड होंगे। और अगर क्लास के अंदर की किसी भी मेथड को एक्सेस करना हो तो हम क्लास का नाम लिखते हैं और डॉट करके उसका मेथड लिखते हैं। कहानी इतनी की। अब वही सेम पैटर्न हमें यहाँ लिखना है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्टेप नंबर 1, इंक्लूड करो। तो इंक्लूड करने के लिए फंक्शन आ गया रिक्वायर। और अब इसी रिडक्स के अंदर से कुछ फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है। तो फंक्शनैलिटी कहाँ रखी है? ये पूरा उठ के किसके अंदर जा चुका है? रिडक्स के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे रिडक्स डॉट। ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ मेथड का नाम है क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर ये इसका मेथड करेक्टली लिख सकते हैं, क्रिएट स्टोर। और अभी अगर देखें तो जैसे ही क्रिएट स्टोर लिखा तो कट गया। और कटने का मतलब है कि अभी ये फंक्शन आज की डेट में यूज नहीं होता। ये कैसा हो चुका है? डेप्रिसिएटेड। ठीक, डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या है कि अभी मार्केट में अवेलेबल है और काम भी करता है लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं। गंदा एग्जांपल, नोकिया 1100 मोबाइल फोन आज भी मिलता है, आज भी चलता है, फोन भी होता है, कॉलिंग भी होती है, मैसेजिंग भी होती है, लेकिन हम समझते नहीं क्यों? हमें और ज्यादा फीचर्स चाहिए और उसके बाद फीचर्स कैसे थे? लिमिटेड। कभी वो फोन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मार्केट में भी अवेलेबल है बट हम उसको यूज नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे यहाँ पे क्या, जो चीज हम यूज नहीं करते उसको ये क्या कर देता है? काट देगा। तो हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा मेथड निकाला और इस मेथड को भी रिटर्न करवा दिया और सेम इसी नाम पे इसको रजिस्टर कर दिया जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो बोल दिया यहाँ पे क्रिएट स्टोर और यूनिक है तो फॉल्स। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। लिखो कॉपी पेज। सर इसमें रिडक्स में क्लासेस होती है, सारी फंक्शन हर जगह क्लासेस ही होती है, फंक्शन नहीं होता। फंक्शन नहीं होता। तो जितने बड़े लेवल की प्रोजेक्ट आप बनाओगे वहां क्लास और मेथड्स मिलेंगे। छोटे लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है या केवल डिजाइनिंग वाला काम करना है तो फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलेंगे क्रिएट स्टोर एक स्टैटिक टाइप का डेटा मेंबर होगा और इस वेरिएबल के अंदर एक कॉल बैक रखा होगा और कॉल बैक के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी लिखी होगी। ठीक, तो
इतना अगर हमने काम किया तो रिडक्स का बेसिक पैटर्न सेटअप हो चुका है। सर ये जो क्रिएट स्टोर बनाना है, रिएक्ट और नोड दोनों में सेम बनेगा। ठीक, तो कहानी यहाँ पे समझ लो कि क्रिएट स्टोर क्या है। तो एक शॉप हमने बना दी। तो अगर हमने बोला कि मान लो कि मेरे को एक केक की शॉप बनानी है, एग्जांपल यही से रख लेते हैं, मुझे एक केक की शॉप बनानी है। तो केक की शॉप बनाने के लिए क्या मुझे स्टोर खोलना पड़ेगा? केक की शॉप खोलनी है, क्या स्टोर बनाना पड़ेगा कि घर से ही बेचेंगे? बिक नहीं उतने स्पीड में, और घर से ही बेचना तो मतलब मोहल्ले वालों को सर्व करना है। लेकिन मोहल्ले से अगर बाहर भी बेचना है तो स्टोर खोलना पड़ेगा। तो स्टोर अगर खोला तो अभी बोल दिया हमने क्रिएट स्टोर, तो क्रिएट स्टोर नाम का मेथड ही मिल गया। हमने शॉप ओपन कर दी, और अब जब शॉप ओपन हो गई तो क्या प्रोडक्ट चाहिए? ठीक, और प्रोडक्ट अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट का नाम होगा? और किसी भी प्रोडक्ट का अगर नाम हम रखना चाहें तो क्या वेरिएबल में रख सकते हैं? क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, स्टोर सेटअप हो चुका है और प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन करने का तरीका क्या है कि अब आप ये देखो, क्या जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट तो नहीं होना? नाम डुप्लीकेट है, नेम डुप्लीकेट तो नहीं होगा ना? जो भी प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। जैसे केक शॉप की अगर हम बात कर ले, तो अगर केक आप लेने जाओगे तो हर एक केक की वैरायटी क्या होगी? अलग अलग, तो यूनिक निकल के आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मान लो अगर केक मुझे बेचना है तो केक के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो हमने बोल दिया कौन। ठीक, क्या करना है, केक परचेज करना है। तो परचेज करने के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो हम कैपिटल लेटर में डिजाइन करते हैं। प्रायोरिटी हाई है, यही प्रोडक्ट। ठीक, तो जब बोल रहे यही प्रोडक्ट तो मतलब वो होगा यूनिक, और यूनिक अगर दिखाना है तो कैपिटल लेटर में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हमने बोल दिया पाई अंडरस्कोर केक इज इक्वल टू, जो वेरिएबल का नेम होगा वही इसकी वैल्यू होगी। और ऐसा किया क्यों? रिडक्स उठाया, रिडक्स नाम ही क्यों रखा? कन्वेंशनल हो। क्रिएट स्टोर उठाया, नाम क्या लिखा? इसलिए कन्वेंशनल हो। तो जब प्रोडक्ट हमने बनाया तो प्रोडक्ट का जो भी नेम होगा वही किसका नाम होगा? वेरिएबल का। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो अपने पास कॉपी में, लिस्ट ए प्रोडक्ट और एक वेरिएबल लिख दो। अगर 10 प्रोडक्ट मेरे को लिस्ट करने हैं तो 10 वेरिएबल बनेंगे, और 10 वेरिएबल का जो भी नाम होगा प्रोडक्ट के जैसा वही उसकी वैल्यू होगी। सर में क्या ना लगाने के लिए लगाना है तो लगा लो, लेकिन कन्वेंशनल के तौर पे कि मेरे को हाईलाइट हो गया वो अलग से दिखाई पड़े। ठीक, और नहीं तो किसी एक्सपीरियंस से अगर पूछोगे तो बोलेगा इसको लिखा ऐसे ही जाता है और ये समझ लो, वो सीधा सीधा इंस्टेंस ही ऐड करेगा। और बाद में आपने अगर वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर करके चला भी दिया तो प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन बोलेगा भाई ये स्टैंडर्ड होगी ही। तो स्टैंडर्ड जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसका अपना फिक्स रहेगा। तो पहला स्टेप क्या कर लिया, प्रोडक्ट हमने डिजाइन कर दिया। अब अगर प्रोडक्ट डिजाइन किया तो क्या प्रोडक्ट की भी अपनी कोई फंक्शनलिटी होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगा, प्राइस होगा, अगर केक है तो कौन सा फ्लेवर वाला है, पहले केक मांगेंगे तो केक में कौन सा, फिर वैरायटी निकल के आएगी। तो जब वैरायटी निकल के आएगी मुझे अब इसी के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो फंक्शन की कहानी समझो, जो प्रोडक्ट का नाम होगा वही फंक्शन का नाम होगा। बना लेते हैं फंक्शन, लिखा हमने फंक्शन बाई केक। जब प्रोडक्ट डिजाइन किया तो कैपिटल में लिखा, और उसी को सिमुलेट करने के लिए अब की बार स्मॉल में लिखा। बट हो गया बाई केक, ओपन क्लोज करो और कर्ली के साथ नीचे आ गए। और जब यहाँ आए तो रिटर्न लगेगा ही लगेगा, कंफर्म है। और जब रिटर्न में मल्टीपल स्टेटमेंट अगर डालने पड़े या ऑब्जेक्ट में डेटा अगर डालना पड़े तो यूज करेंगे कर्ली, और कर्ली के अंदर डाल देंगे एज ए ऑब्जेक्ट, इसका बेसिक होगा।
जैसे कि अगर केक है तो केक का टाइप लिख दो, किस टाइप का केक है, तो भाई जो प्रोडक्ट का नाम है वही तो मेन होगा, यही तो खरीदना है, तो जो खरीदना है वही नाम यहाँ रख दो। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे जाके रिड्यूसर बना लें। तो देखा था वो डिस्पैच के बाद रिड्यूसर आया था, तो जब डिस्पैच करेंगे तो रिड्यूसर से भी तो मैच करेंगे, टिकट बुक करनी है कि कैंसिल करवानी है, आएंगे सारे ऑप्शन, तो वो भी ऑप्शन हमें देख के चलना पड़ेगा। तो जो रिडक्स जो आप सॉरी जो रिड्यूसर के अंदर हम पास करने वाले हैं वही हम टाइप के साथ में लिख देते हैं, और इसी के साथ में इसका जो इन्फो लिखना है तो वो इन्फो डाल दो। लिखने के और मल्टीपल चीजें यहाँ लिख सकते हैं, जैसे बोल दिया मान लो दिस इज डार्क केक, ठीक, तो ये अगर लिखा तो बन गया इसकी फंक्शनलिटी। तो देखो यहाँ पे एक मिनट देखो, मैं यहाँ स्टेप लिखूं ज्यादा सही रहेगा। ऊपर का जो पोर्शन है वो कॉमन है, यहाँ से शुरू होगा। तो स्टेप 1 प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टेप 2 प्रोडक्ट फंक्शनलिटी, और ये फिक्स स्टेप है, नोट करो सेकंड स्टेप। टाइप में ये पास करना, ये उठा के यहाँ रखा कि जब आप ये परचेज करने गए तो बता रहे हैं क्या परचेज करना चाहते हो, तो बाई केक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को, और उसकी इन्फो नीचे पड़ी हुई है। सर बाई केक में प्लस को लगना जरूरी है, भाई यूनिक दिखाना चाहते हैं, तो यूनिक में कैमल केस लिखेंगे तो पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये माई नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो नहीं लिखा, तो हमने उसको बोल दिया कि नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, प्रोडक्ट वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास देखे तो फंक्शनलिटी ऐड कर दी। अब जब ये ऐड किया तो थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होगा, स्टॉक है कितने, अब बिना स्टॉक के तो काम ही नहीं होना। तो अब अगला स्टेप मेरे को क्या चाहिए, स्टॉक, और स्टॉक के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिजाइन कर सकते हैं, कौन, और इसका नाम बोल देता हूँ इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, कहाँ रहेगा, इनिशियल स्टेट, अब सही है, अभी भी गलत, तो मैं इसका नाम और छोटा कर देता हूँ, इसको भी क्या अरे आपकी बात मान ले रही है, ठीक, इनिशियल स्टेट में गए तो अभी जैसे एक केक बनाया तो केक के जैसे और भी होंगे, तो बार बार इनिशियल स्टेट बनाएंगे तो ये दिक्कत है। इसके लिए क्या करो कि जो भी इनिशियल स्टेट है मतलब स्टॉक की जहां बात हो रही है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट में डिजाइन करो, और रिप्रेजेंटेशन के तौर पे केक ही बेचना है तो हमने बोल दिया नंबर ऑफ केक, कितने हैं हमारे पास, तो हमने कहा स्टॉक में 10 है, तो ये इसका स्टॉक बन के रेडी है। तो स्टेप नंबर 3 स्टॉक, क्लियर है। थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, स्टॉक बना दिया, ठीक। अब इसी स्टॉक के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्टेप 1 2 और 3 टाइप करो अपने पास, और कहानी बिठाओ दिमाग में कि ये क्यों और ये क्यों और ये क्यों, फिर रिड्यूसर लिखो, करो टाइप फटाफट, ये तो पड़ोसी का टाइप कर रहा है उसके साथ देख लो। हेलो,
रिडक्स का कोड कितने लोगों को याद है? रिडक्स कैसे अभी रिडक्स कह रहा हूँ, यूज रिड्यूसर कितने लोगों को याद है? बताओ गुरुजी, ये वाला कोड हाँ सर, इसमें लाइन इस लाइन वाला बनाया था ना। हाँ सबसे पहला क्या था? रिड्यूसर स्टेट कॉमा एक्शन, और जब रिटर्न करते हैं तो स्विच के अंदर किसको पास करते थे? एक्शन को, और जो भी एक्शन की वैल्यू होती थी उसके अकॉर्डिंग क्या बनते थे? केस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, और ये तीनों ही नीचे क्या हो गए? की वैल्यू, और मैच कहाँ कर रहा है? आपका रिडक्स से। तो यही पोर्शन हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो रिडक्स के कोड से अगर शुरू करना है तो रिडक्स डिफाइन करने का तरीका क्या है? तो लिखने जाते कौन और रिडक्स रिड्यूसर। रिडक्स ज्यादा हार्ड है, ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ पूरी में, ये पोर्शन लिख दिया। तो रिड्यूसर की कहानी है स्टेट कॉमा एक्शन। अब स्टेट का मतलब क्या होता है? करंट स्टेट, और करंट स्टेट केक का कितना है? 10। और यहाँ पे जो केक बनेगा क्या वो माइनस का होगा? जितना परचेजिंग करेंगे उतना प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा कॉन्स रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर लिख दिया स्टेट, और स्टेट में पास कर देंगे इनिशियल स्टेट को, और स्टेट को, इसको हमने उठाना है और स्टेट में पास कर देना है। तो इसकी जगह स्टेट भी लिख सकते हैं, यही लिखा है। नहीं, स्टेट की जगह नहीं, असाइन करना पड़ेगा। असाइन करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि स्टेट का जो पैटर्न है वो इसके अंदर पहले ही फिक्स है, तो हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये देख के पता लग रहा है सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू, क्लियर। इसके बाद में हमें क्या करना है? इक्वल टू एंड रिटर्न, क्योंकि भाई रिड्यूसर के आगे सीधा हमने पैरेंथेसिस से शुरुआत करी है, तो क्वाड्रेटिक डाले, करली के साथ में नीचे चले जाओ और फिर लिख दो स्विच। स्विच, स्विच के अंदर में किसको पास करते हैं? एक्शन को, तो एक्शन डिफाइन कर दें, और एक्शन के साथ में कौन एसोसिएटेड हो सकता है? प्रोडक्ट। तो अगर परचेज करोगे तो परचेज करने की पॉसिबिलिटी एक की तो ये है, और प्रोडक्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस फंक्शनलिटी के अंदर में गया तो क्या मुझे एक की मिला जिसका नाम है टाइप, और टाइप कंफर्म कर रहा है कि खरीदना क्या है। तो जितने प्रोडक्ट होंगे हर एक का फंक्शन मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो स्विच के अंदर में हम लिखेंगे एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डेटा रखा है, क्लियर। और इस टाइप के बाद में लगा दें करली, और करली के बाद बना दें केस। केस में क्या परचेज करना है, तो प्रोडक्ट का नाम आएगा, और वो किसमें लिखा है? कैपिटल, क्लियर है। कॉलन लगेगा, केस बनाते हुए कॉलन लगाना पड़ता है, और जब कॉलन लिखा तो अब ये कुछ ना कुछ डेटा बाहर भेजेगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और सेम वही ब्रेक वाला काम रिटर्न भी करता है। तो फिर हर केस के बाद लाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या
केस लिखा, केस के बाद क्या डाल दिया, रिटर्न, रिटर्न के बाद एक कर्ली और नीचे चले गए, क्योंकि ये डेटा लेके जाएगा ऑब्जेक्ट में। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में दोनों परचेज कर रहे हो, या सेम ऐप में मल्टीपल लोग परचेजिंग कर रहे हो, तो जब मल्टीपल लोग परचेज करेंगे तो जो स्टोर है वो तो है सेंट्रलाइज, तो वो क्या बोलेगा, यूज स्टेट के जैसे काम करेगा कि एक बार में एक को उठाएगा दूसरे को ट्रैक नहीं करेगा। और अगर दोनों को ट्रैक करवाना हो तो स्प्रेड ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट, फॉर्म के साथ वही लगाते थे, तो अब यहाँ पे गए हमने लगाया स्प्रेड ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट, और डेटा कहाँ रखा है इसका, स्टेट में, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेट, कॉमा, वही फॉर्म वाला फील्ड वाला पूरा पैटर्न निकल के आ रहा है। फिर नीचे गए, अब करना क्या है, तो स्टेट के पास पहुंच ही गए, और अब हमने बोला नंबर ऑफ ए, पहुंच गए कहां पे, लाइन नंबर 21 पे, कॉलन, क्या करना है अगर परचेज होता है तो माइनस, और ये रखा कहां है अभी फिलहाल में, स्टेट के अंदर, तो बोल दिया हमने स्टेट डॉट, स्टेट के अंदर रखा है नंबर ऑफ के, बाहर नहीं रखा है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज को यहाँ पास किया हुआ इनिट स्टेट को, तो लिखा है स्टेट डॉट नंबर ऑफ के और -1, ये परचेसिंग करने की कहानी लिख दी हमने। अगर 10 प्रोडक्ट हुए तो ये लाइन 10 बार लिखा जाएगा, क्लियर। और बंदा गया लेकिन परचेज ही नहीं किया तो क्या करें उस केस में, क्या आता है, डिफॉल्ट, कॉलन, डिफॉल्ट में क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, जब डिफॉल्ट में कुछ परचेज ही नहीं किया तो यही लिख दे रिटर्न, और किसको रिटर्न कर दें, स्टेट को, तो ये डिफाइन हो गया इसका रिड्यूसर, नोट कर दो रिड्यूसर का पोर्शन की, और ये इसका है स्टेप नंबर 4, और ये लास्ट है, अब सारा काम हो जाएगा। तो ऊपर का जो कोड किया वो डिफॉल्ट वाला है, करना ही करना पड़ेगा। अब इनको बाइंड करने का काम आ गया, तो आ गया फाइनल डेवलपर। ठीक है, जो फाइनल डेवलपर है वो क्या करेगा, तो उसने कहा कि स्टोर में है, तो ऊपर क्या किया था, क्रिएट स्टोर नाम का एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया था। ये किसके अंदर था, रिडक्स के अंदर, तो रिडक्स के अंदर से क्रिएट स्टोर को उठाया और यहाँ पास कर दिया, और ये है क्या, तो एक मेथड, तो अगर ओवर करें नीचे डेटा भी दिख के आ रहा है प्रोग्राम नीचे, एलियास और ये सब कुछ, एक्सटेंड बाय, रिडक्स एक्शन, सब कुछ वो की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के हमने यहाँ रखा हुआ है, और ये एक मेथड है, तो इस मेथड को हम नीचे जाके रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख देंगे जाके क्रिएट स्टोर। इस स्टोर के अंदर में हमें पास करना है रिडक्स को, सॉरी इसको रिड्यूसर को, तो ये रिड्यूसर उठाओ और इसके अंदर में पास करो। प्रोडक्ट सारे चले जा चुके हैं उसके अंदर, अब एक एक करके वो लाइक डिसलाइक वाला जैसे प्रोग्राम था, तो बाई परचेज रिटर्न ये वाला काम करना है। पूरा डेटा कहाँ पास कर दिया, अपने पास क्रिएट स्टोर में, और ये क्रिएट स्टोर को हमने डाल दिया स्टोर के अंदर, अभी बन गया स्टोर, और इससे लिख दिया कि कॉल, तो बन गई हमारी एक शॉप पूरी।
स्टेप नंबर 5, नोट कर दो ये भी। और ये 5 पॉइंट है, 2 बार टाइप करके आना है। पहली बार देख के टाइप करना है, दूसरी बार पूरी कॉपी बंद करनी है और पूरा का पूरा कोड एक बार में टाइप करने की हैबिट डालनी है। और 2 बार से तीसरी बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, इतने में याद हो जाता है। अभी आप पुराना वाला बना रहे हो ना, ये खाली प्रोटोटाइपिंग समझ में आ रही कि ई कॉमर्स वेबसाइट में बनानी है तो बनती कैसे है। और बाद में हमें इतना कोड नहीं लिखना है, इसका भी छोटा वर्जन रिडक्स टूल किट मुझे लिखा लिखाया कोड देगा, बस खाली फाइल क्रिएट करके कोड रखने की बारी होगी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो लाइक डिसलाइक का प्रोग्राम सबको याद है, तो हम लाइक डिसलाइक वाला ही प्रोग्राम उठा के कन्वर्ट कर लेंगे। और रिडक्स टूल किट में मेरे ख्याल से वही मिला हुआ आपको दिखता है, लाइक डिसलाइक वाला ही प्रोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो फाइल स्टेप का डेटा हमने लिखा और ये 2 बार टाइप करके हम, ठीक, क्लियर, इतना ही करना है।